फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत यूजफुल होने वाला है बेटा। तो बेटा आज की क्लास में जो काइनेटिक्स के जो शुरुआत है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ क्या है, ये सब समझेंगे अपन लोग। मान लो एक ले ली A2 गैस, एक ले ली मैंने B2 गैस, ठीक है सर। एक बर्तन में दो मैंने गैसेस ले ली, A2 गैस, B2 गैस। आप सोच के बताओ ये रुके रहेंगे इनके पार्टिकल या रैंडमली चलते रहेंगे? जी रैंडमली चलते रहेंगे और रैंडमली चलते चलते आपस में टकराएंगे। एक्सचेंज की वजह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं और अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी हम लोग आज करने जा रहे हैं धुआंधार अंत अपनी इस अमेजिंग सी सीरीज का एज फार एज फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न। आपको पता है हमने सारे चैप्टर बेटा वन शॉट रिवीजन मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमने किया है और इस सीरीज का फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत यूजफुल होने वाला है बेटा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सारे कंसेप्ट एक बार आपकी नजरों के सामने से मैं बेटा निकाल दूंगा। आपको बहुत औसम वाली रिवीजन मिलेगी। चलो मिलके एक धुआंधार अंत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का इन माइंड मैप सीरीज। क्या तैयार है मेरे बेटा? तो जल्दी जल्दी आ जाओ, मचाते हैं मिलके फोड़ते हैं बेटा और केमिकल काइनेटिक्स को अपन औसम तरीके से रिवाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो बेटा बैचेस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर को, ठीक है। और यहां तो आपको पता है माइंड मैप में हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिवीजन करा रहे हैं बच्चों की, ताकि बच्चों को वन शॉट 1 से 1.5 घंटे में हर चैप्टर को रिवाइज करने का मौका मिल जाए। तो चलो बेटा शुरू करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का धुआंधार अंत करते हैं आज मिलके। तैयार हैं? आ जाओ भाई। तो भाई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर आज की क्लास में आप क्या क्या कराओगे? तो बेटा आज की क्लास में जो काइनेटिक्स के जो शुरुआत है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ क्या है, ये सब समझेंगे अपन लोग। उसके बाद आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी क्या है, ये भी अपन लोग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। तो बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि सर केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इसमें किस चीज की अपन पढ़ाई करते हैं? बेटा बट ये तब समझ में आएगा जब आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आएगा। तो आ जाओ बेटा, हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस मेरी बातों पे करना है आपको। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसको जाने बिना इसको नहीं जान पाएंगे हम। तो ठीक है बेटा, मान लो एक बर्तन लिया मैंने और उसमें दो केमिकल स्पीसीज ले ली। मान लो एक ले ली A2 गैस, एक ले ली मैंने B2 गैस, ठीक है सर। एक बर्तन में दो मैंने गैसेस ले ली, A2 गैस, B2 गैस। आप सोच के बताओ ये रुके रहेंगे इनके पार्टिकल या रैंडमली चलते रहेंगे? जी रैंडमली चलते रहेंगे और रैंडमली चलते चलते आपस में टकराएंगे। हाँ सर सही कह रहे हो, A2 के पार्टिकल B2 से टकराएंगे रैंडमली चलते चलते। A2 में AA के बीच में बॉन्ड है, B2 में BB के बीच में बॉन्ड है। अब ये आपस में टकराएंगे। टकराने से बेटा जी क्या होता है? एनर्जीज का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है सर। एनर्जी का एक्सचेंज हुआ और आपको पता है बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कॉलिजन की वजह से क्या होता है? एनर्जीज का एक्सचेंज होता है और उस एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं और अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। हाँ सर, तो जैसे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं तो नए बॉन्ड बनने लगते हैं। तो देखो ए के बीच का बॉन्ड टूटने लगा, बीबी के बीच के बॉन्ड टूटने लगा। क्यों टूटना स्टार्ट हुआ? क्योंकि कॉलिजन की वजह से एनर्जीज का कुछ एक्सचेंज हुआ है मेरे बेटा। उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने लगा तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा? नए बॉन्ड बन जाते हैं, पुराने टूट जाते हैं और आपकी नई केमिकल स्पीसीज बन गई। हाँ सर हाँ। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होती है, उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और एक चीज याद रखना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए बिना
प्रोडक्ट नहीं बन सकता। टकराना जरूरी है, क्योंकि टकराएंगे तो एनर्जीज का एक्सचेंज होएगा, उसी से एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, तभी नए बॉन्ड बनेंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई, अगर केमिकल रिएक्शन को होना है तो रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। रिएक्टेंट्स कोलाइड, तो जो जो हमने सीखा है उसको लिख लेते हैं मेरे बेटा, शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके, बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो रिएक्टेंट्स कोलाइड, जो शुरुआत में ली थी केमिकल स्पीसीज उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एंड में बनी है बेटा नई केमिकल स्पीसीज उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यस, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है सर, तो रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना कोलिजन के बॉन्ड नहीं टूटेंगे एग्जिस्टिंग, बिल्कुल। अब ठीक है सर, रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती हुई दिखेगी। सही बात है, ये टकरा के खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ए और बीबी के बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये खत्म होते जा रहे हैं। इनकी कंसंट्रेशन विद टाइम घटेगी, इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ेगी। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है हमें एक ही चीज चेंज होती हुई दिखती है, और वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन। हाँ, एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है, इसी को बेटा इंग्लिश में लिख लेते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स concentration of the reactants decreases and concentration of product increases। हाँ सर, सही कह रहे हो, concentration of reactants decreases, हाँ हाँ, and concentration of products increases। ठीक है, पूरी स्लाइड आई थिंक मेरे बच्चों की आत्मा में समा चुकी है। हाँ बिल्कुल सर, चलो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, समराइज करो मेरे साथ मिलके। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई कोई केमिकल स्पीसीज आपस में टकराती हैं तो उनके बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो नई केमिकल स्पीसीज बन जाती है, इसी को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बिना कॉलिजन के प्रोडक्ट नहीं बन सकता, रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना ही पड़ेगा। और बेटा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हमें एक ही चीज चेंज होती हुई दिख रही है, क्या, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स का अमाउंट विद टाइम घट रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ रही है। तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि विद टाइम कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, एक नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई बेटा, जिसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो विद टाइम इनकी कंसंट्रेशन कितनी घट रही है पर यूनिट टाइम, उसको दिखाते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस से। पर यूनिट टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये बन रहा है बेटा, तो इसको दिखाने के लिए कि पर यूनिट टाइम कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट्स के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। ठीक है सर, तो कैसे निकालते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मान लो रिएक्शन में वही ले लेता हूं और इसको मेरे बेटा मैं दिखाऊंगा आरडी से। ठीक है सर, आरडी से रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मान लो रिएक्शन यही है, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। रिएक्शन में यही ले लेता हूं, आपका A2 गैस बिल्कुल प्लस B2 गैस बिल्कुल सर, दे रहा है 2AB, राइट सर। अब बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, नाम से ही पता लग रहा है रेट, रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी रिएक्टेंट है A2 या B2, विद टाइम इनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, घट रही है ना, तो बस अगर मुझे A2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो वो क्या होएगा बेटा, कि भाई कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में A2 की पर यूनिट टाइम। हाँ सर, रेट का मतलब ही तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, हाँ कोई भी रिएक्टेंट ले लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। ओके सर, आ गया। तो सर कैसे लिख सकते हैं, तो घबराना मत, A2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, चेंज हमेशा होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज में चेंज निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। A2 की कंसंट्रेशन में चेंज, तो A2 की फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, माइनस A2 की इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में हुआ, इंटरवल, टाइम इंटरवल। मान ले शुरुआती टाइम था T1, फाइनल टाइम था T2,
टाइम तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ, शुरुआत में मान ले 0 मिनट था, फिर 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूं कितना चेंज आया, तो ये 5 मिनट माइनस 0 मिनट, टाइम इंटरवल 5 मिनट का है। अरे वाह सर, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2। तो मेरे बेटा मैं इसको लिखूंगा डेल्टा, चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो बेटा शुरू में ये ज्यादा रही होगी, फाइनली कम हो गई होगी, क्योंकि विद टाइम ये घट रही है, ये कम ये ज्यादा, तो बेटा ये नेगेटिव है ज्यादा वाला, तो ये साइन नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल मत घबराना, रिएक्टेंट के टर्म में तुम कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालोगे तो मेरे बेटा यहां पे नेगेटिव साइन है, इसका और कोई मतलब नहीं है, ये दिखा रहा है कि चेंज नेगेटिव है, मतलब A2 की कंसंट्रेशन घट रही है। कोई भी चेंज अगर नेगेटिव होता है मतलब वो चीज घट रही है, किसी भी चीज का चेंज अगर पॉजिटिव है तो वो चीज बढ़ रही है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऐसे ही मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, अब आप लोग बताओगे, अजी आप लोग बताओगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2, अजी B2 भी तो डिसअपियर हो रहा है, अरे बोल लो मेरे बेटा, शाबाश, B2 भी तो विद टाइम घट रहा है ना, तो B2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B2 बाय टाइम इंटरवल। बहुत बढ़िया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B2, बेटा विद टाइम घट रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है, डेल्टा मतलब चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन। ओके सर, आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और रेट क्या होता है सर? अब सर रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्ट तो अपीयर हो रहा है ना, तो इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से हम देते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो आओ, या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल लेते हैं बेटा उसको। ये क्या होता है, अब इसको मेरे साथ देखेंगे मिलके, बिल्कुल नहीं घबराना, बेसिक समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ही तुच्चा लगने वाला है मेरे बेटा, ठीक है? हाँ सर, तो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अब इसको अपन लोग देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। रिएक्शन वही ले लो, ठीक है? अब आप मुझे बताओगे, मान लो रिएक्शन ले लिया मैंने, बैलेंस रिएक्शन, बहुत बढ़िया, दे रहा है 2AB। आपको पता है शुरू में AB नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा AB बढ़ता जाएगा, AB की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम AB की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो रेट का मतलब ही है सॉरी, रेट का मतलब ही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। तो लो, अगर किसी का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट की हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बढ़िया, तो नीचे में मेरे बेटा टाइम टेकन, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB निकालो, कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ AB, चेंज कैसे निकलेगा? AB की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस AB की इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। ओके सर, बिल्कुल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB, अब बेटा शुरू में तो 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनिशियल कम, तो ये पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो बेटा चेंज पॉजिटिव आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ AB बाय टाइम इंटरवल। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आ गया समझ में? अजी कितना आसान है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपियरेंस हमेशा मेरे बेटा नेगेटिव साइन लगेगा, है ना? रेट ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा पॉजिटिव साइन लगेगा। आ गया यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए होता है, बट सर ओवरऑल रिएक्शन के लिए कुछ नहीं है क्या, कि भाई कितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है? तो उसके लिए भी एक टर्म दी गई जिसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस केवल रिएक्टेंट के लिए है, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं विद टाइम। रेट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। हाँ, तो बट ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या है सर? तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है मेरे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिखाता है, पहले इसको समझो। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिखाता है
कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिखाता है कि कितनी तेजी से ओवरऑल रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। तो एक तरीके से ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये। ओके सर जी, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो बच्चे को लग रहा है सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर ज्यादा है किसी रिएक्टेंट का, समझना बेटा, दिमाग लगा के, हर जगह से दिमाग लगाओ, अपने डीवी बाबा पे फोकस करो, ठीक है। हाँ भाई, आपको लग रहा है कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब पर यूनिट टाइम ये ज्यादा खत्म हो रहा है। अगर पर यूनिट टाइम ये ज्यादा खत्म होगा तो पर यूनिट टाइम ये ज्यादा बनेगा। हाँ, तो सर मतलब अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही तो स्पीड ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है। और दूसरे शब्दों में, अगर सर मान लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम ये ज्यादा बन रहा है। पर यूनिट टाइम ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब पर यूनिट टाइम ये ज्यादा खत्म हुआ होगा, मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चा ये सोचता है सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर ज्यादा तो मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा तो मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़, तो बच्चा सोचता है सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस भी तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को दिखा रहे हैं। इन्होंने बोला हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, परंतु बातों को लॉजिकल बनाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मैं एक चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी रिएक्शन में, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से अलग अलग आ सकता है इन सेम टाइम इंटरवल। इसका कुछ और हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मेरे बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन कुछ और हो सकता है सेम टाइम इंटरवल में। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन इन अ सेम टाइम इंटरवल फॉर अ गिवन रिएक्शन अलग अलग आ सकते हैं। तो मेरे बेटा अगर मैं उसी को रेट ऑफ रिएक्शन मान लूं तो बेटा सेम रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं हो सकते इन अ सेम टाइम इंटरवल, कुछ ओवरऑल तो कोई एक ही रेट होना चाहिए। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने एक लॉजिकल चीज करी। इन्होंने बोला कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी भी रिएक्शन का, तो आप क्या करो, आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ले लो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। ठीक है, ठीक है सर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ले लिया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और उसको उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन से डिवाइड कर दो। यहां स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 1 है, ये आगे वाली संख्या को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस इक्वेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। यहां पे देख स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। हाँ, तो जिस रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ले रहे हो या जिस प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन ले रहे हो, उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन को, तो ये ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है मेरे बेटा। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बेटा। आपको जैसे मैं अब कहता हूं समझना भाई, क्वेश्चन यही था, फिर से लॉजिकली समझो कि भाई सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर ज्यादा है तो ये पर यूनिट टाइम ज्यादा खत्म हो रहा है, अगर ये पर यूनिट टाइम ज्यादा खत्म हो रहा है तो ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तेज चल रहा है, तो सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही तो रिएक्शन की स्पीड दिखा रहा है। बात कुछ हद तक लॉजिकल है, परंतु प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग आ सकते हैं। इसका कुछ और हो सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कुछ और हो सकता है। तो सेम रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अलग अलग आ सकते हैं। तो एक ही, अगर मैं उसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन मान लूं तो सेम रिएक्शन के लिए ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन को उसी के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और देखा अगर आप ऐसा करते हो तो चाहे तुम इसके टर्म में निकालो, चाहे इसके टर्म में, चाहे इसके टर्म में, सेम वैल्यू आती है मेरे बेटा। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है A2 के टर्म में, चलो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है अपन को, ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है A2 के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2, ठीक है सर, बाय टाइम इंटरवल, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ले मेरे बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है। ओके सर, अब मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी कैसे निकलेगा,
चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एबी, हाँ सर, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एबी बाय टाइम इंटरवल, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी, बिल्कुल सर। तो बेटा ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए2 से अलग आ सकता है सेम टाइम इंटरवल में, हाँ, बट अगर इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, 2 था यहां पर, तो देखा गया है ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया मेरे बेटा, आ गया समझ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इसके टर्म में निकालो, चाहे इसके टर्म में, चाहे इसके टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन सबके टर्म में सेम आता है, आ गया समझ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस अलग अलग हो सकते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन तुम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में निकालो सेम आएगा। और निकालना कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट जिसके टर्म में निकाल रहे हो उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय उसी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो, ठीक है, आ गया समझ में यहां तक, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, और इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा एम्स दिल्ली जाने का बेटा पूरा पूरा दम रखता है। इस क्वेश्चन को करना मेरे बेटा आपको सच में मजा सा आ जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने दिया 2SO2 गैस, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ऐसा, प्लस O2 गैस, दे रहा है 2SO3 गैस, ठीक है सर, आ गया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं आपको कह रहा हूं, मैं अब आपको कह रहा हूं मेरे बेटा कि भाई आपको रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 दे रखा है, दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, है ना, पर सेकेंड, ठीक है सर, आ गया समझ में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये दे रखा है O2 का, ठीक है। तो आपको कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बताओ। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कराई है आपको, मैंने बहुत ही क्या कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस सेम रिएक्शन में सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग आ सकते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में निकालो वो सेम ही आता है। तो सुन बेटा घबरा मत, कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 दे रखा है, चल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 कैसे लिखेंगे जल्दी बता। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट तो घट रहा है विद टाइम, तो दिस इज मेरे बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 लिख, कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बाय टाइम इंटरवल, तो दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं सेम रिएक्शन के लिए, बट रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इसके टर्म में निकालूं चाहे इसके सेम ही आएगा। तो अब दोनों को रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर ले, कैसे करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को उसी के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहां O2 है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो लो जी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन है। यहां पे ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है SO3 का, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये वैल्यूज बराबर होंगी, हाँ सर हाँ। बट मुझे निकालना क्या है मेरे बेटा, मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, तो मुझे ये निकालना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बाय टाइम इंटरवल, हाँ सर। तो लो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये तो हाँ सर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, दे रखा है मेरे बेटा, तो देख इसको इधर भेज, ये कितना था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2 इंटू 10 की पावर -3, इसको इधर ले आ मेरे बेटा, हाँ इंटू 2, बिल्कुल, और ये आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो लो जी ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस अलग अलग हो सकते थे, सही बात है, आई भी है अलग अलग, बट दोनों को मैंने क्या किया, दोनों के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके, बिल्कुल सर। तो फिर वो बराबर हो जाएगा फिर रेट ऑफ रिएक्शन, तो ले वहां से निकल गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 का 2 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। कर लोगे नहीं कर लोगे, आ गया मेरे बेटा जी को यहां तक समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। रेट ऑफ रिएक्शन अब किसी का भी निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना, अब रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे बेटा दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन हम दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे, ध्यान से समझ लेना। एक होता है मेरे बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके सर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके,
और एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर, फर्क क्या है सर, फर्क समझाओ। चलो मैं बताता हूं, नाम से ही पता लग रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, ठीक है सर। अब मान ले मेरे बेटा रिएक्शन ये है, ए गिविंग बी, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, विद टाइम ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ठीक है। इधर मैं वाई एक्सेस पे ले लेता हूं कंसंट्रेशन टी, एक्स पे टाइम, विद टाइम मेरे बेटा एक्स की ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी, घटेगी मतलब, तो लो जी लो, तो ऐसे हुआ ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है सर। विद टाइम ए की कंसंट्रेशन घट रही है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो मेरे बेटा आपका जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया, जब 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच का रेट पूछ रहा हूं तो 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो गया। तो हम अपनी नॉन यूनिट में डिफाइन कर पा रहे हैं टाइम इंटरवल को। तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज, भाई कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की ही बराबर है। हाँ सर, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, बिल्कुल सर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम इंटरवल इज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सर, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है सर। अगर टाइम इंटरवल हम नॉन यूनिट में डिफाइन कर सकें, मतलब एक बड़ा लार्ज टाइम इंटरवल है जिसको हम डिफाइन कर सके अपनी नॉन यूनिट में, तो ऐसे टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किए गए रेट को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं मेरे बेटा, ठीक है सर। तो टाइम इंटरवल इज फाइनाइट, मतलब जिसको डिफाइन कर सकें, टाइम इंटरवल, सारा गेम टाइम इंटरवल का है। टाइम इंटरवल इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कैन बी डिफाइंड, हाँ ओके सर, इन नॉन यूनिट्स, या कह लो लार्ज टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस कब बोलते हैं, सेम रिएक्शन है मान ले मेरे बेटा, ठीक है सर, सेम रिएक्शन है, ए गैस गिविंग बी गैस, विद टाइम ए की कंसंट्रेशन घटेगी मेरे बेटा, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, एक्स पे टाइम, तो ए की कंसंट्रेशन विद टाइम घटेगी, बिल्कुल सर, ऐसे घट रही है। मान लो टाइम वही 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5। अब यदि मैं बोलता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो एग्जैक्ट 2 सेकेंड वाले इंस्टेंट पर, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्षण, क्षण, क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे इससे मतलब नहीं है कि इतने सेकंड से लेकर इतने सेकंड के बीच का रेट निकालो, नहीं, मैंने बोला एग्जैक्ट जो 2 सेकंड वाला क्षण है, ये जो इंस्टेंट है, एग्जैक्ट 2 सेकंड वाले इंस्टेंट पे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो ले मेरे बेटा क्षण, तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है जी, मैंने बोला एग्जैक्ट 2 सेकंड पे बता कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस, क्षणिक। तो ले मेरे बेटा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन है यहां, तो बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने के लिए टाइम इंटरवल तो चाहिए, बट ये क्षणिक है, तो बेटा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होएगा, बहुत छोटा होएगा। ले क्षण यहां शुरू हुआ, यहां खत्म, तो शुरुआत में किस जब क्षण शुरू हुआ तो कंसंट्रेशन इतनी थी, जब क्षण खत्म हुआ तो कंसंट्रेशन इतनी है। तो देख टाइम इंटरवल बहुत छोटा है जो हमारी नॉन यूनिट्स में डिफाइन नहीं हो सकता। तो इतने छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर कंसंट्रेशन चेंज ऑब्जर्व करते हैं और उस समय जो रेट निकालते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। हमारे लिए एवरेज रेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंस्टेंटेनियस रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जब भी बोले रेट ऑफ रिएक्शन समझ जा, उस पर्टिकुलर क्षण पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉन यूनिट में टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, time interval is infinitesimally small, we cannot define it in our known unit। तो सुन, इतने छोटे टाइम इंटरवल में, इतने छोटे टाइम इंटरवल में तो कंसंट्रेशन चेंज भी छोटा ही हुआ होगा ना। हमें पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है।
तो मेरे बेटा छोटा सा टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में भी चेंज बहुत छोटा सा आया होगा। तो छोटे चेंज के लिए डेल्टा नहीं डी लिखते हैं, अरे वाह। और छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी, वेयर लिमिट टी टेंड्स टू 0, इतना छोटा सा टाइम इंटरवल है मेरे बेटा। तो लो, तो डेल्टा की जगह डी लगा दिया। छोटा टाइम इंटरवल में छोटा सा ही कंसंट्रेशन चेंज आया होगा मेरे बेटा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो आज के बाद कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है मेरे बेटा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा मेरे बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मेरे बेटा आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, गुलबर्ग एंड वागेने नाम के साइंटिस्टों ने दिया था। मान लो ये एक बैलेंस इक्वेशन है, समझो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। समझना बेटा, मजा आने वाला है आपको। अब अगले कुछ क्षण आपके जीवन के सबसे मजेदार क्षण होने वाले हैं एकेडमिकली, तो ध्यान से देखना। मान लो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ए मोल्स ऑफ ए गैस प्लस बी मोल्स ऑफ बी गैस दे रहा है, मान लो सी मोल्स ऑफ सी गैस, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर क्षण पर अगर रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी बर्तन में, तो बेटा अगर रिएक्टेंट की मात्रा सोच ले एक बर्तन में ज्यादा है, तो बेटा पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन होंगे। रिएक्टेंट में पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन होंगे तो पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। बिल्कुल सर, लॉजिकल बात है। बर्तन में किसी भी इंस्टेंट पर जितना ज्यादा रिएक्टेंट की मात्रा उतना ज्यादा मेरे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही कहता है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा इन्होंने देखा था, ठीक है सर, ठीक है सर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाया, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आया जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ओके। और रेट कांस्टेंट बेटा किसी भी रिएक्शन का कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, इस चीज को ध्यान रखना। के इज द रेट कांस्टेंट, हर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी फिक्स वैल्यू है विच नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर, ओके सर। तो के है ना, किसी भी रिएक्शन का के कभी चेंज नहीं होता, है ना। के ऑफ फॉर अ रिएक्शन, K of a reaction never changes, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, never changes except temperature, ओके सर, बिल्कुल सर। तो भाई, और इसने, मैं यहां पे बोल रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इसने कंसंट्रेशन टर्म ना बोल के मेरे बेटा एक्टिव मास यूज किया था, बट एज ऑफ नाउ कहीं भी एक्टिव मास बोले उसको आपको मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मानना है एज ऑफ नाउ, ओके सर, ठीक है ना। हाँ सर, उसने एक्टिव मास यूज किया था बट उसको अभी एज ऑफ नाउ आप मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मान के चलो, ठीक है सर। इतनी चीजें क्लियर हो गई सर, और कुछ बताओ ना, चलो बताता हूं। बट मेरे बेटा थोड़े दिन में ही इसमें प्रॉब्लम नजर आई। फिर मेरे बेटा एक नया लॉ दिया गया, रेट लॉ, विच इज 100% एक्सपेरिमेंटल लॉ। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से इसमें एक एक चीज निकाली गई मेरे बेटा। अब रेट लॉ क्या है सर, लॉ ऑफ मास एक्शन तो समझ में आ गया सर, और लॉजिकल भी लग रहा है। जिस अगर किसी इंस्टेंट पर बर्तन में ए और बी ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा होंगे, पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो सही बात है। बर्तन में ए और बी की मात्रा ज्यादा तो रेट ज्यादा तेज होगा, सही बात है सर। फिर आया मेरे बेटा रेट लॉ। मान लो सेम रिएक्शन है, अब रेट लॉ ने क्या बोला, इसने कुछ कमियां ढूंढी बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन में। क्या कमियां ढूंढी, अब देखें। रेट लॉ ने ये बोला कि भाई ये बात तो सही है लॉ ऑफ मास एक्शन की कि बर्तन में किसी इंस्टेंट पे रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन उस इंस्टेंट पे ज्यादा होगा। बट इसने बोला बट पावर हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सुन लो मेरे बेटा, रेट लॉ ने क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट पर
किसी भी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाली ही रखी। बट इसने बोला ये तो सही है, ए और बी ज्यादा तो ज्यादा कॉलिजन पर यूनिट टाइम, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। बट इसने बोला ये पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन्होंने ये देखा ये पावर तो एक्सपेरिमेंटली ही निकल सकती हैं, एक्सपेरिमेंटली ही निकलती हैं, स्टोइशियोमेट्री से नहीं निकलती है पावर, एक्सपेरिमेंटली ही निकलती है। और इसको इन्होंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स को बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई को बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसने बोला ये जो पावर है ये हम स्टोइशियोमेट्री देख के नहीं बता सकते, ये तो एक्सपेरिमेंटली ही निकलती हैं। और इन पावर्स को बोला, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई पावर्स की, इनको बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सेम सा ही है, बस फर्क क्या है पावर का। हाँ सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो फिर से यहां भी रेट कांस्टेंट ही है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है रेट कांस्टेंट का, बस फर्क ये है। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है पूरा 100%, तो बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे बेटा, इसमें कोई दूर दूर तक गड़बड़ नहीं। तो आई होप मेरे बेटा जी को समझ में आया होगा क्या कह रहा है मेरे बेटा। रेट लॉ, किसी भी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन उसी इंस्टेंट के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, बट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स is the order of reaction with respect to A, Y is the order of reaction with respect to V. Very good. Where X and Y are experimental values. X and Y are experimental values. बहुत बढ़िया। Where X and Y are experimental values. ठीक है, called order of reaction. Called order of reaction. A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर X है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है। अगर मैं पूरे रिएक्शन का पूछूं ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इन पावर्स को मेरे बेटा ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये प्योरली एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है। अब बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा है, तो सर तो क्या ये पूरा गलत हो गया क्या लॉ ऑफ मास एक्शन? ये तो कहता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन जाएंगी, जबकि रेट लॉ ने बोला नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, आपकी एक्सपेरिमेंट से आती है ये पावर, है ना, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाल सकते। तो मेरे बेटा फिर क्या हुआ सुनो, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा गलत है? चलो उससे पहले एक चीज बताता हूं बेटा, रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। हो किस आधार पे? कि एक बार कॉलिजन हुआ, बस एक कॉलिजन हुआ रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट बन गया। एक तो ऐसे रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप, मैकेनिज्म देखते हो ना, मैकेनिज्म में तुम देखते होगे ऑर्गेनिक में कई सारे स्टेप हैं। अजी वो स्टेप क्या है? हर स्टेप एक कॉलिजन है रिएक्टेंट्स के बीच का। ओ आज समझ में आया। अगर किसी मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं, मतलब 3 कॉलिजन हुए हैं, 3 कॉलिजन हुए तब जाके प्रोडक्ट बना है। तो इसी आधार पे कि एक कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जा रहा है या मल्टीपल कॉलिजन होने पड़ेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसी आधार पे रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके सर जी, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है सर। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक कॉलिजन हुआ आपका प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा ऑर्गेनिक में E2 वाला मैकेनिज्म, इधर से ये अटैक मारा, एक अटैक हुआ और सीधा मेरे बेटा एलिमिनेशन होकर अल्कीन बन जाता है। अरे बोलो हाँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इनमें मेरे बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, मतलब मल्टीपल कॉलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बन पाता है। वाह बेटा जी वाह, आ गया समझ में? तो बेटा आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, अब समझना मेरे बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल गलत नहीं है, पूरा एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ के बराबर ही आता है अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल सही है, वो रेट लॉ के जैसा ही आता है। एक्सपेरिमेंटली भी निकालोगे ना एलिमेंट्री के लिए तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही आएगा ऑर्डर। ओके ओके, ये चीज याद रहेगी सर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर तो पूरा गलत नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन, law of mass action comes out to be equal to, comes out to be equal to
comes out to be equal to rate law। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल रेट लॉ के बराबर ही आता है। मतलब पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है ना जो एलिमेंट्री में, एक्सपेरिमेंटली भी देखा है कि वो पावर वही आती है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर अगर एलिमेंट्री हो तो। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो पूरा गलत नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है सर, इतना समझ में आया। इसके बाद अब इसके बाद एक चीज देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक चीज आती है बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ सर, ये क्या है सर? इसको बताओ, बहुत सुना है हमने। चलो जी, अब बहुत ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता है एक सिंगल कॉलिजन का कंसेप्ट है, ये सिंगल स्टेप का कंसेप्ट है, मतलब एलिमेंट्री का कंसेप्ट है मेरे बेटा। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड है, मतलब सिंगल कॉलिजन रिएक्शन के लिए कंसेप्ट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली, या एलिमेंट्री स्टेप। कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन ही नहीं होती है, एलिमेंट्री स्टेप्स ओनली। ओके, होती क्या है सर मॉलिक्यूलैरिटी? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल कॉलिजन रिएक्शन। हाँ, तो एक सिंगल कॉलिजन में कितने रिएक्टेंट पार्टिकल टकरा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मान लो आपका मेरा रिएक्शन हो रहा है ना, और हम एलिमेंट्री रिएक्शन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मान लो हम रैंडमली चल रहे हैं, चलते चलते आप मुझसे टकराए, तो हम दो रिएक्टेंट टकरा के हमने प्रोडक्ट दे दिया, तो एक सिंगल कॉलिजन से प्रोडक्ट बना। तो एलिमेंट्री, सिंगल कॉलिजन मतलब एलिमेंट्री स्टेप। तो इस कॉलिजन में कितने पार्टिकल टकराए? दो, तो मॉलिक्यूलैरिटी दो है। ओके सर, समझ में आया। एक सिंगल कॉलिजन में कितने रिएक्टेंट टकराते हैं पार्टिकल, उसी को मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइडिंग इन अ सिंगल कॉलिजन, कोलाइडिंग इन अ सिंगल कॉलिजन। ठीक है मेरे बेटा, आ गया समझ में? भाई मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू कितने रिएक्टेंट पार्टिकल टकरा रहे हैं सिंगल कॉलिजन के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, तो फिर मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन हैव वैल्यू, तुम आप बताओ बेटा, क्या ना क्या हो सकती है? अकेला पार्टिकल रखे रखे टूट जाए, है ना भाई, अकेले से। रेडियो एक्टिव में होता है, रेडियो एक्टिव में बड़े से एटम होते हैं, वो रखे रखे टूट जाता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन हैव, ठीक है ना, वैल्यू 1 कि अकेला पार्टिकल रखे रखे टूट गया, दो पार्टिकल टकराए एक कॉलिजन में 2, 3 पार्टिकल टकराए, बट इसकी संभावना बहुत कम होती है। सोचो ना, इस रूम में हम सारे लोग हैं, हम रैंडमली घूम रहे हैं, एक कॉलिजन में 2 पार्टिकल टकराए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हम 3 लोग एक पॉइंट पे एक ही समय पे आके टकराए, इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, बट हाँ फिर भी पॉसिबल है, हो जाती है। मॉलिक्यूलैरिटी 3 देखी गई है, बट मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं हो सकती। जनरली देखा गया है मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती मेरे बेटा। 3 से क्यों? क्योंकि एक कॉलिजन में 4 पार्टिकल टकराए बिल्कुल सेम इंस्टेंट पे आके, क्योंकि बिल्कुल एक समय पे आके टकराने चाहिए, तभी एक कॉलिजन मानेंगे ना। मान ले एक अभी टकरा गया, एक थोड़ी देर बाद आके, तो अलग कॉलिजन हो गया। हाँ, तो बेटा मॉलिक्यूलैरिटी जनरली 3 से ज्यादा नहीं देखी गई है मेरे बेटा। ओके ओके ओके। तो क्या मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कि -2 पार्टिकल टकरा गए? अरे मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? एक कॉलिजन में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, -2 पार्टिकल टकरा गए, इलॉजिकल बात है। मॉलिक्यूलैरिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। 2.25 पार्टिकल टकरा गए, ये भी गलत बात है, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, है ना। हाँ, तो मॉलिक्यूलैरिटी 0 भी नहीं हो सकती, 0 पार्टिकल टकराए आपस में, ये क्या बात हुई? हाँ, तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट हैव 0 नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है सर, आ गया सर समझ में मॉलिक्यूलैरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर पूछे कभी भी तो बोल देना अनडिफाइंड। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी अनडिफाइंड होती है। हाँ सर, ओके। कॉम्प्लेक्स के लिए हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना, कि कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे मल्टीपल स्टेप है ना, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? एक सिंगल स्टेप में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं। आ गया मॉलिक्यूलैरिटी, अजी बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं सब लोग, अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब सुनो, मैं सबसे पहले कराता हूं। तो बेटा 0 ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं ये कैसे होते हैं सर? सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा मेरे बेटा। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? सुन लो सुन लो सुन लो। मान लो ये है
कोई मान लो रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है सर। अब मैंने कह दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ लिखो ना। तो रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर है तो ओवरऑल ऑर्डर जीरो है, तो मतलब पावर एक्सपेरिमेंटली जीरो आई होगी। हाँ सर। अब मैं कहता हूं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लो। रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, नीचे में टाइम है, ऊपर आके पर यूनिट टाइम। ये रेट की यूनिट होती है जी, कंसंट्रेशन बाय टाइम ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। हाँ सर, स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन में डिवाइड करना है, वो तो नंबर होता है, नंबर की कोई यूनिट नहीं है। तो रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की पावर जीरो, किसी की पावर 0.1 होता है मेरे बेटा, तो लो रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। मेरे बेटा जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। ऐसे ही मेरे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, होते हैं बेटा दुनिया में। सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाँ तो सुनो ना, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है सर, ए गिविंग प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया। अब मैं इसके लिए रेट लॉ लिखता हूं। रेट लॉ क्या कहता है, किसी भी समय का रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो पावर होती है वो ऑर्डर होती है। ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है तो ओवरऑल ऑर्डर 1 है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंटली पावर 1 आई होगी। हाँ सर, इसी को तो बोलते हैं पावर का ऑर्डर, और ये एक्सपेरिमेंटली आती है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यूनिट निकालते हैं रेट कांस्टेंट की। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया। और यहां कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, किसी की पावर 1 तो वही हो गया, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया। रेट कांस्टेंट की यूनिट कहीं भी देख के बता सकते हैं कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, पर यूनिट टाइम। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर यूनिट टाइम के टर्म में दिख गई, मान ले पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, पर यूनिट टाइम के टर्म में अगर दिख गई, समझ जा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी हम बता सकते हैं कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। अब मैंने नहीं बताना, आप बताओ सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, कम ऑन, ये आप लोग करोगे, निकाल सकते हैं आई थिंक, है ना। बस यहां पे ए की पावर 2 हो जाएगी तो मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां से निकाल लेंगे मेरे बेटा। शाबाश मेरे बच्चों। अब मेरे बेटा क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करना बहुत जरूरी है। सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्चुअली देखो मैंने समराइज कर दिया है धांसू वाला आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कराता हूं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना, कुछ रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है मेरे बेटा, तो ध्यान से देखना। मान लो आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। रेट लॉ लिखो, कैसे लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, वो तो फिक्स होता है रिएक्शन के लिए, कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 आई होगी, क्योंकि पावर को ही तो ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, और ये एक्सपेरिमेंटली आती है, राइट सर। अब आपको पता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस मानना है, तो इसलिए अब डी ले लेंगे अपन, और क्योंकि रिएक्टेंट की घट रही है तो चेंज नेगेटिव है, बस। बिल्कुल सर। तो बेटा ये तो छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा चेंज है ना, एक ही कंसंट्रेशन में। हाँ सर, मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है एक ही कंसंट्रेशन में, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करेंगे, टोटल चेंज आ जाएगा। छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करने के लिए ही इंटीग्रेट करते हैं, याद करो। हाँ सर, तो हम देखते हैं ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है एक ही कंसंट्रेशन में विद टाइम, तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आओ, तो माइनस डी ए नीचे आ गया मेरे बेटा, इज इक्वल टू के डी टी। वाह सर वाह। शुरुआत में टाइम मान लो 0, मैं टाइम टी के बाद देख रहा हूं कितना कंसंट्रेशन है। शुरू में मान ले एक ही कंसंट्रेशन है ए नॉट, टाइम टी पे घट के रह गई 80, टाइम शुरू में है 0 और एंड में हो गया टाइम टी। बहुत बढ़िया, तो ए नॉट से 80, ए वेरी कर रहा है, शुरुआत वाली कंसंट्रेशन है ए नॉट, टाइम टी के बाद इतनी बची हुई है रिएक्टेंट की, ये शुरू का टाइम 0, हाँ, और टाइम टी पे। अब शुरू करते हैं, इंटीग्रेट कर dx बाय एक्स का इंटीग्रल ln x, तो ये माइनस ln a हो गया। वाह सर वाह। और लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, लिमिट है a नॉट से at। अब के कांस्टेंट है बाहर लिया, dt का इंटीग्रल मेरे बेटा t, लिमिट
0 से t, बिल्कुल हाँ। अब इधर आ जा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये होगा माइनस एल एन ए टी, हाँ सर माइनस एल एन ए टी, और ये माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट एन ए नॉट है के, ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ले जी लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी लिख सकता हूं, तो एल एन ए नॉट बाय ए टी, वाह सर वाह, और ये तो के टी, ले मेरे बेटा इसको जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर आए तो फर्स्ट ऑर्डर में इस तरीके से मेरे बेटा आपकी ए की कंसेंट्रेशन वेरी करती है विद एनी टाइम टी। दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ली है रिएक्टेंट की, टाइम टी पर कितनी कंसेंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट की, के इज द रेट कांस्टेंट, ये तो फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। बहुत बढ़िया सर। अब बेटा एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए, नेचुरल लॉग हटाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले, तो यहां नेचुरल लॉग हट गया, ओके सर, क्योंकि इसका बेस ही होता है, बिल्कुल। और बेटा एक्सपोनेंशियल इधर लिया तो नेचुरल लॉग हट गया, इधर एक्सपोनेंशियल लिया तो ऑब्वियस पावर बन जाती है, तो बेटा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। लो मेरे बेटा, चाहे ये इक्वेशन चाहे ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस मेरे बेटा यूज होंगी जब भी फर्स्ट ऑर्डर का कोई न्यूमेरिकल आएगा मेरे बेटा। क्लियर हो गया? तो बेटा अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब ध्यान से देखना, ये अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा दोनों, अब बहुत ध्यान से देखना। अब ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए की कंसंट्रेशन कैसे घटेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो अभी मैंने कराया है, देख ये इक्वेशन वैलिड है, ये वैलिड है, ये और सेम ही तो है, क्योंकि सेम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ ठीक है सर। तो सर ये तो ऐसे वेरी कर रहा है ए, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ए टी इक्वल ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ए टी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, और टाइम के बीच में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। ओ सर जी, तो यहां पे मैंने लिया ए टी वाई एक्सिस पर, यहां लिया टाइम, तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, और मेरे बेटा वो कुछ इस प्रकार का होगा। वाह सर वाह। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे घटती है मेरे बेटा, और तुक्का नहीं मारा, एटी और टाइम के बीच में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सर। अब ऐसे ही मेरे बेटा जीरो ऑर्डर के लिए आता है, जीरो ऑर्डर में कोई कौन सी इक्वेशन वैलिड है उसकी चल मैं ड्राइव नहीं करवाता, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत टाइम उसी में लग जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा हमेशा ये इक्वेशन वेरी होती है। मान ले रिएक्शन ये है, मान ले जीरो ऑर्डर है, तो विद टाइम टी ए की कंसेंट्रेशन तो यहां भी घटेगी, तो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, तो इसको याद रखना बेटा। जीरो ऑर्डर में जब भी आए तो ये इक्वेशन आपको लगानी है मेरे बेटा, ए टी इक्वल ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन के इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, टाइम टी पर ए की कंसेंट्रेशन इतनी बची हुई है रिएक्टेंट की, तो ऐसे हो। तो बेटा अब इसमें आता है कि ए की कंसेंट्रेशन कैसे वेरी करेगी विद टाइम जीरो ऑर्डर में, तो मेरे बेटा ए टी को यहां लो, टाइम टी को यहां लो, ये वाई एक्सिस पर है ए टी तो वाई लिखा, टी एक्स एक्सिस पर टी लिखा, तो बेटा जो भी एक्स में मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप माइनस के दिख रहा है। ओहो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, स्लोप नेगेटिव, तो ढलती हुई लाइन, तो मेरे बेटा जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन नेगेटिव एक्सपोनेंशियली घटती है। अरे वाह सर वाह, अच्छे से। जीरो ऑर्डर में ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन घटता है, पक्का, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं, जीरो फर्स्ट ऑर्डर पे मोस्टली 99%, एक आधा % चांस है कि जीरो ऑर्डर से ही पूछ लेगा, तो जीरो ऑर्डर में इस इक्वेशन को यूज करना, फर्स्ट ऑर्डर में इस इक्वेशन को यूज करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब एक चीज आती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ लाइफ। सर ये क्या होता है? तो हाफ लाइफ को मेरे बेटा अपन टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाम से ही पता लग रहा है मेरे बेटा। मान लो ये रिएक्शन है ए गैस गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ए गैस गिविंग प्रोडक्ट। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, नाम से पता लग रहा है आधा जीवन आधा जीवन। भैया रिएक्टेंट को आधा खत्म होने में कितना टाइम लग जाता है?
और रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया तो मतलब रिएक्शन आधा खत्म हो गया। तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ओहो सर ये तो बड़ा आसान है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड for 50% completion. It is time required for 50% completion of reaction. बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया मेरे बेटा जी को समझ में। और झूठ ना बोलो, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, टी हाफ जो है वो फिक्स रहता है किसी भी पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ कभी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसका फॉर्मूला है मेरे बेटा 0.693/K। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में कितनी है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा जी, रेट कांस्टेंट तो फिक्स है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है तो उसका टी हाफ हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे शुरू में तू 100 मोल ले ले चाहे 50 मोल ले ले मेरे बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपनी आत्मा में रखना। इस पर मेरे बेटा ग्राफ भी पूछता है तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ पूछे, अजी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो निर्भर ही नहीं करता ना टी हाफ, तो बेटा ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट और ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है मेरे बेटा, जैसे जीरो ऑर्डर पे आ जाओ, जीरो ऑर्डर के लिए अगर टी हाफ निकालना है, ठीक है, या बाकी ऑर्डर के लिए मैं बता देता हूं तेरे को, किसी फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी भी ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर पे लगा सकता है इस रिलेशन को, सेकेंड ऑर्डर पे लगा सकता है, बिल्कुल, अगर जीरो ऑर्डर है तो एन जीरो, हाँ, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 की माइनस जीरो, हाँ, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, अजी जितना ज्यादा ए नॉट होगा उतना ज्यादा टी हाफ होगा। और मेरे बेटा इसमें जो ग्राफ आएगा टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो ध्यान से देख, ए नॉट ज्यादा टी हाफ ज्यादा, और स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ जाएगा। कैसे सर? आ जाएगा, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के कांस्टेंट आया, टी हाफ इज वाई एक्सिस, ए नॉट इज एक्स एक्सिस, ये स्लोप हो गया जो भी एक्स में प्लस का है, वाई इंटरसेप्ट जीरो मान लो ना। सर जी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिल्कुल, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट, जितना ज्यादा इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा टी हाफ होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हर बार आधा होने में सेम टाइम लगेगा, 100 से 50 होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम 50 से 25 होने में लगेगा, उतना ही टाइम 25 से 12.5, क्योंकि इसका हाफ लाइफ चेंज ही नहीं होता। बट फर्स्ट जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है, हाफ लाइफ जितना कम होता जाएगा, है ना, ओ ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन जितना कम होता जाएगा हाफ लाइफ भी उतना कम होता जाता है मेरे बेटा। मतलब 100 से 50 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 50 से 25 होने में कम, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन कम हो गई है, 25 से 12.5 होने में और कम टाइम लगेगा। हाँ सर आ गया समझ में। ऐसी सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, हाँ सर, उसमें N2 हो जाएगा तो रेसिप्रोकल रिलेशन, तो हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा बेटा उसमें। वाह सर वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर हाफ लाइफ में। फिर मेरे बेटा इसमें अगली चीज आती है सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ओ सुना तो है सर, सर इसने तो बहुत परेशान किया है, सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, या इन्हीं को अपन बोल देते हैं मेरे बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, क्या होते हैं सर ये? तो सारे लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो दिखने से तो हमें लगते हैं कि कम से कम सेकंड ऑर्डर के होंगे या थर्ड ऑर्डर के होंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी हायर ऑर्डर के रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर के हैं या थर्ड ऑर्डर के हैं, परंतु मेरे बेटा वो पाया गया है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। मतलब धोखा देते हैं दिखने में, ये देखने से लगता है कि किसी हायर ऑर्डर के रिएक्शन होंगे बट प्रैक्टिकली वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। तो ये धोखेबाज रिएक्शन है, नाम से ही पता लग रहा है, सूडो, सूडो माने फॉल्स, झूठे हैं ये। हाँ सर, तो दोज रिएक्शंस which appear to be of some higher order, which appear to be of some higher order but experimentally are found to be of first order। experimentally appear ऐसा होता है कि किसी हायर ऑर्डर के हैं, बट एक्सपेरिमेंटली
आर फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे धोखेबाज रिएक्शंस को अपन सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके दो ही एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में बेटा आपको याद रखने हैं, जो आपके नीट के सिलेबस में। पहला होता है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ओके सर जी। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कोई भी एस्टर है, ठीक है, कैसे हाइड्रोलिसिस होता है? हाइड्रो माने पानी की प्रेजेंस में, लिसिस माने ब्रेकिंग अप, ओके सर। हाँ, मान लो जी ये इथाइल एसीटेट, इसको मैंने पानी में डाला, कैटलिस्ट लेना पड़ता है मेरे बेटा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर टूट के देता है मेरे बेटा एसिड प्लस अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल सुन के खुश ना हो ज्यादा, सामाजिक बुराई है बेटा, खत्म करना है हम सबको मिलके इसको। हाँ ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। इधर ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ये एस्टर है, इसको हमने तोड़ा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल इसने दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। अब देखकर लग रहा है कि यार दो रिएक्टेंट है, तो सर तो रेट तो इसकी और इसकी मात्रा पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, तो हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि रेट तो भाई रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इधर एस्टर की कंसंट्रेशन और इधर पानी की। बट मेरे बेटा हमेशा ध्यान रख, इसमें पानी एक्सेस में होता है, हाइड्रोलिसिस करने के लिए पानी एक्सेस में लेना पड़ेगा। और आज के बाद ध्यान रख, अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। तो ये देख के तो लग रहा था कि कम से कम 2 ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट 2 है तो दोनों की मात्रा पे डिपेंड करेगा। बट क्योंकि पानी एक्सेस में था तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आता है मेरे बेटा, तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। और किसी की भी पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये तो आएगा ही नहीं, H2O की पावर 0 तो 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और लॉजिक समझ में आया कि भाई रिएक्टेंट तो 2 है, दोनों कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो भाई इस पे भी डिपेंड करना चाहिए था, इस पे भी। बट क्योंकि एक्सेस में होने की वजह से इसकी मात्रा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, इसका एक्टिव मास चेंज ही नहीं होता, तो ये रेट को अफेक्ट ही नहीं करता, तो रेट इसके इंडिपेंडेंट रहता है एक्सेस वाले के। तो एक्सेस वाले के रेस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर 0 करना, तो ये कारण होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर बनने का। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बहुत प्यारा सा, हाँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर सुक्रोज, या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बोल लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर गन्ना भैया वाला सुक्रोज, ठीक है सर। ये भी एग्जांपल आपको याद रखना है, मतलब हाइड्रोलिसिस ही है, सुक्रोज होता है बेटा C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो एक्सेस पानी में डालो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके सर। तो ये फिर से टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देता है। अब मेरे बच्चे को इसमें भी क्या लग रहा है, सर 2 रिएक्टेंट है तो सर ये आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो सर कम से कम रेट इसकी और इसकी मात्रा पे तो डिपेंड करना चाहिए। बात सही है मेरे बेटा, कॉलिजन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों कोलाइड भी करते हैं, परंतु ये एक्सेस में, तो थ्रू आउट इसकी मात्रा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, तो ये वेरी ही नहीं करता विद टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग रेट वेरी ही नहीं करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया, तो केवल फर्स्ट ऑर्डर होके रह जाता है। तो दिखने से तो लगते हैं हायर ऑर्डर के हैं, बट एक्सपेरिमेंटली अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो ऐसे को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इतना पता है मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। इसके बाद आती है बेटा अगली चीज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, टेम्परेचर कोशेंट, टेम्परेचर कोशेंट। अब मैं बेटा इसमें कुछ कुछ मेन चीज बताऊंगा, इसको टेम्परेचर कोशेंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्यूटी। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अब हम लास्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बस 15-20 मिनट और दो मुझे, तुम्हें सारा समझ में आएगा, सारा समराइज हो जाएगा। बेटा जी देखा गया है, अगर आप मान लो कोई भी रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ठीक है सर, ए गैस मान ले बी गैस गिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई, रिएक्टेंट ए और बी है मेरे बेटा। देखा गया है, सुनना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेरे बेटा, तो बेटा इनकी ना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सोचो ना, कम टेम्परेचर पे स्लो स्लो चल रहे थे तो पर यूनिट टाइम कम टकराएंगे, प्रोडक्ट कम बनाएंगे, बट मैंने आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ गई, तो पर यूनिट टाइम ज्यादा टकराएंगे, और भी पर यूनिट टाइम ज्यादा टकराएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर विदाउट एनी एक्सेप्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है मेरे बेटा। हाँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, रीजन भी पता होना चाहिए, असर्शन रीजन में आ सकता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, बिकॉज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में मेरे बेटा जी को, शाबाश। और मेरे बेटा अब मैं इसका वो लिखता हूं, मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं। कैसे लिखोगे, चलो आओ। रेट इक्वल, मान ले एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री में ध्यान रखियो, एलिमेंट्री में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर के बराबर आते हैं। हाँ सर, हाँ आपने बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन ही रेट लॉ बन जाता है अगर एलिमेंट्री हो। मान ले एलिमेंट्री है तो a की पावर 1 b की पावर 1। अब मान ले एक बार इसी रिएक्शन को मैं टेम्परेचर T1 पे करा रहा हूं, फिर इसी को T2 पे करा रहा हूं, तो बेटा हायर टेम्परेचर पे रेट ज्यादा आएगा। अरे ए और बी तो चेंज नहीं किए तो रेट ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन ध्यान रख, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी भी रिएक्शन का। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सर इतना समझ में आ गया, अब सुनते जाना। अब मैं इस चैप्टर की लास्ट चीज कराता हूं मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं आरेनियस कॉलिजन थ्योरी। ओके सर, क्या होता है ये? अब इसको बेटा बहुत ध्यान से देखना, आपके 15 मिनट में पूरी अच्छे से समराइज हो जाएगी, ठीक है, फिर उसमें आप कभी नहीं अटकोगे। तो ध्यान से देखना क्या कहती है आरेनियस कॉलिजन थ्योरी। पहला पॉइंट तो ये वही कहती है मेरे बेटा, ठीक है ना, जो आपको पता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं, बिना कॉलिजन के प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सही बात है भाई, रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो उससे एनर्जीज का एक्सचेंज होएगा, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स टूटेंगे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बन गए तो नया कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट बन गया जी। हाँ सर, तो पहला पॉइंट तो वही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड, कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट्स। ओके ओके सर जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और तभी प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, ओके। बट बेटा जी देखा गया है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन बढ़े। हाँ सर, पर यूनिट टाइम कॉलिजन बढ़े सर, राइट सर राइट, पर यूनिट टाइम कॉलिजन बढ़े। बट देखा गया जितने ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना नहीं बढ़ता है। मतलब कॉलिजन अगर मान ले दुगने हुए पर यूनिट टाइम, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाना चाहिए। सही बात है सर, बट देखा गया है अगर 100% बढ़ रहे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, दुगना होने का मतलब 100% बढ़ना, 100% अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3% ही बढ़ता है? हाँ, तो लोगों ने पूछा क्यों भाई, तो इसने बोला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट बनेगा, बिना कॉलिजन के नहीं बनेगा। पर दूसरा पॉइंट इसने ये बोला कि हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एवरी कॉलिजन, दूसरा पॉइंट, एवरी कॉलिजन नीड नॉट गिव, एवरी कॉलिजन नीड नॉट गिव प्रोडक्ट्स। हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, कॉलिजन के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एवरी कॉलिजन नीड नॉट गिव प्रोडक्ट। इसी आधार पे इसने बोला कॉलिजन आर ऑफ टू टाइप, कुछ कॉलिजन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट देते हैं, कुछ कॉलिजन ऐसे भी जिससे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। कॉलिजन आर ऑफ टू टाइप्स। एक इसने बोला मेरे बेटा इफेक्टिव कॉलिजन्स, ओके सर, और एक इसने बोला इनइफेक्टिव कॉलिजन्स, ओके। इफेक्टिव कॉलिजन नाम से पता लग रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन वो है जो प्रोडक्ट देते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट देंगे, और इनइफेक्टिव कॉलिजन ये है जो प्रोडक्ट नहीं देते। फिर लोगों ने इससे पूछा तो भाई ऐसा क्यों, रिएक्टेंट में कॉलिजन तो कॉलिजन है, कुछ कॉलिजन से प्रोडक्ट मिल जा रहा है, कुछ से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, क्यों? इसने बोला
सारे कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि दो रुकावटें हैं प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। इसने बोला देयर आर टू बैरियर्स, देयर आर टू बैरियर्स, दो रुकावटें हैं, बैरियर्स माने रुकावटें, देयर आर टू बैरियर्स विच प्रिवेंट एवरी रिएक्शन, which prevent every reaction from being effective collision. ओके कौन कौन सा, अब देख लो ना मेरे बेटा, अब तो बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, एक मेरे बेटा होता है आपका बैरियर जो इसने बोला एनर्जी बैरियर, ओके। दूसरा इसने बोला ओरिएंटेशन बैरियर, ओके। क्या है सर ये, क्यों भाई प्रोडक्ट बनने से क्यों रुक रहा है, तो सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है बेटा, ठीक है। सुनो अब एनर्जी बैरियर का कंसेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी, ठीक है सर। भाई मान लो ये रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, हर जगह से दिमाग हटाओ, पूरा फोकस अपने डीवी बाबा पे कर दो ना। हाँ, A2 गैस प्लस B2 गैस दे रहा है 2AB गैस। इसने बोला ये रिएक्टेंट है भाई, शुरू में कुछ एनर्जी होगी और इसकी टाइम के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी सिस्टम की कैसे वेरी कर रही है उसको हम ग्राफ पे बना लेते हैं, इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, कि एनर्जी विद टाइम कैसे वेरी कर रही है। शुरू में मेरे बेटा A2 B2 है, कुछ एनर्जी होगी, मान ले इतनी एनर्जी है शुरू में, हाँ A2 B2 की। अब ये आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा बॉन्ड टूटने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है मेरे बेटा, जीवन भर याद रखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो टकराने से बॉन्ड टूटे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, बॉन्ड टूटते गए एनर्जी बढ़ती गई, बॉन्ड टूटते गए एनर्जी बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया जब ऑलमोस्ट सारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गए, तो उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है। अब जब सारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट चुके हैं, अब नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ सर, तो जैसे ही नए बॉन्ड बनेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो एनर्जी घटती है, तो ले एनर्जी घटनी शुरू हो जाती है, और यहां तक आते आते मान ले सारे बॉन्ड बन गए और ए बी की एनर्जी टोटल इतनी है। तो ले मेरे बेटा इस तरीके से एनर्जी वेरी करती है। अब सुन भैया, प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब मेरे बेटा एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि जब तक एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो मेरे बेटा तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि तभी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट रहे हैं। इसी स्टेट को जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाते हैं हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट को, इस स्टेट को जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं, या इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड स्टेट या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल लो, ठीक है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल लेते हैं इसको अपन, या ट्रांजिशन स्टेट, जब ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे हुए हैं, मतलब जब एनर्जी मैक्सिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गए तभी नए बॉन्ड बनेंगे, तभी प्रोडक्ट बनेगा मेरे बेटा। तो किसी भी रिएक्टेंट्स को अगर रिएक्टेंट कोलाइड करके अपनी एनर्जी को इस इतनी एनर्जी तक नहीं पहुंचा पाए तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे नहीं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसी टोटल एनर्जी को जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यही बेटा बैरियर है। अगर मान ले दो रिएक्टेंट हैं, कम एनर्जी से टकराए और उनकी एनर्जी यहां तक नहीं पहुंच पाई तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट ही नहीं पाएंगे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो प्रोडक्ट क्यों बनेंगे। तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए मेरे बेटा। ओके सर, अच्छे से आ गया। उसके अलावा एक और चीज, उसके अलावा ओरिएंटेशन बैरियर। अब देखा गया है कि मान लो रिएक्टेंट्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, बट उसके बाद भी देखा गया है कॉलिजन करके जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट बन जाए। क्यों भाई, जब एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज्यादा है तो प्रोडक्ट दे देना चाहिए। हाँ, बट उससे पहले एक चीज और दिखाता हूं। अब मेरे बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी शुरू में देख कितनी थी, हाँ सर इतनी थी, बट उसको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी एनर्जी इतनी और बढ़नी चाहिए भैया, थ्रेशोल्ड तक जानी चाहिए। तो इतनी एनर्जी हमें रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तभी इनकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक जाएगी, तभी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट पाएंगे, तभी प्रोडक्ट बन पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को ताकि ताकि थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए उनकी एनर्जी, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सर जी, आ गया समझ में, बिल्कुल। तो थ्रेशोल्ड क्या है, टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दूं ताकि उनकी एनर्जी
थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। ठीक है सर। और ध्यान रख, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होती है तो बहुत कम एनर्जी देते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो तुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो बहुत देर में प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम रिएक्शन फास्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया समझ में। बट बेटा कई बार देखा गया कि एनर्जी सफिशिएंट होने के बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों बेटा जी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखा गया है एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट दे पाएंगे। जैसे मैं समझा देता हूं, मान ले बेटा N2O है ना, उसको Cl2 से मिला के मान ले मुझे ये बनाना है Cl2O प्लस N2। ठीक है मेरे बेटा, अब ध्यान से देखना, N2O है, ठीक है सर। अब क्लोरीन, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन अगर मेरे बेटा यहां से भी टकरा सकता है इस डायरेक्शन से, हाँ सर। अब क्लोरीन यहां से भी टकरा सकता है, हाँ सर। बट प्रोडक्ट बनाना है Cl2O, तो बता कौन ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल है? अगर क्लोरीन इस डायरेक्शन से टकराएगा तो बेटा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि Cl को ऑक्सीजन चिपकना है। तो इस डायरेक्शन से टकराएगा तो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल कि आपका Cl2O बन जाए। इस डायरेक्शन से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनने की संभावना कम है। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना ही पड़ेगा मेरे बेटा। तो यस, तो समझ में आ गया कि भाई जो ये दोनों बैरियर क्रॉस करते हैं कॉलिजन्स, उन्हीं से बेटा प्रोडक्ट बनता है। आ गया ना समझ में? अरे वाह मेरे बेटा, ये आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी है। फिर इसी के बेसिस पर आर्हेनियस इक्वेशन होती है मेरे बेटा। मैंने बोला था किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट टेम्परेचर। और बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं बता देता हूं। ये रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर दिखाती है मेरे बेटा। ये है आर्हेनियस इक्वेशन, इसको अपनी आत्मा में संभालो हमेशा हमेशा के लिए। ओके सर जी, हमेशा हमेशा के लिए इसको बेटा अपनी आत्मा में समझाओ। के इज द रेट कांस्टेंट, ए हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है ये। और बेटा ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपनी आत्मा में संभालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, कितने कॉलिजन हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। और मेरे बेटा ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। और हाँ, ये पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सपोनेंशियल वाली। बेटा ये टर्म रिप्रेजेंट करती है आउट ऑफ टोटल कॉलिजन कितने फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन, बेटा फ्रैक्शन दिखा रही है, नंबर नहीं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। ओके सर, फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर कि टोटल कॉलिजन में से 20 कॉलिजन अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं तो कितना फ्रैक्शन क्रॉस कर रहे हैं? 20/100, तो वो दिखा रही है 1/5। फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स, हाँ, ओवरकमिंग एनर्जी बैरियर। ओके सर, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, ये तो पता ही है मेरे बेटा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। बहुत बढ़िया सर। तो लो, आज के बाद टेम्परेचर के साथ आपका कैसे वेरी करता है रेट कांस्टेंट हम बता देंगे। फिर इस पर एक क्वेश्चन आता है मेरे बेटा, आपसे कहता है ln k वर्सेस 1/t ग्राफ बनाओ। तो बिल्कुल नहीं घबराना मेरे बेटा, हमें रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस पता है। हाँ, अब ln k वर्सेस 1/t रिलेशन निकालना है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो। ln k, ये a मान लो, इसको b, तो log a इंटू बी, log a प्लस log b। ln a और इधर प्लस करेंगे है ना, ln लेते ही एक्सपोनेंशियल हट जाता है। ओके सर, हाँ सर, लो जी रिलेशन आ गया ln, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया बस, तो ये log a इंटू बी मान ले इसको, तो log a इंटू बी, log a प्लस log b। बट इधर नेचुरल लॉग लेती तो एक्सपोनेंशियल हट जाता है, ये नीचे आ जाती है पावर। ठीक है सर, ln k इज y एक्सिस, 1/t इज ऑन x एक्सिस, x में जो भी मल्टीप्लाई हुआ स्लोप, और ये y इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, ढलती हुई लाइन, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ln a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बेटा। कभी क्या करेगा, आपको स्लोप दे देगा, तो स्लोप देख m क्या है, -EA/r। ओ सर जी, हाँ ध्यान रखना,
ln k वर्सेस 1/t में स्लोप माइनस ही है, बट मान ले ये लॉग कर देता है बेस 10 वाला लॉग के, तो फिर मेरे बेटा जो स्लोप होगा, तो याद कर ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, तो इधर नीचे आ जाएगा। अगर लॉग है तो स्लोप इतना होगा, अगर ln है तो स्लोप ये होगा। तो कई बार स्लोप दे देगा इसका और बोलेगा होता है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, आसान है। कैलोरी में निकालनी है तो R2 ले लेना, जूल में R होता है 8.314, हाँ तो ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। वाह सर जी वाह। अब मेरे बेटा इसमें लास्ट इक्वेशन रह गई है वान टॉफ इक्वेशन, कि एक टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो दूसरे टेम्परेचर पे कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल ना घबराना, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, मान ले T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1, आर्हेनियस कांस्टेंट को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं आपके लेवल पर, ठीक है सर। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1, अगर टेम्परेचर T2 कर दिया तो मेरे बेटा रेट कांस्टेंट हो गया K2, दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ले, हाँ तो K1/K2, ये बेस सेम है, पावर ऊपर आ गई, प्लस की हो जाएगी ये EA/RT2 माइनस EA/RT1। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा ध्यान से देखना, K1/K2 है ना, हाँ हाँ, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो ना, हाँ नेचुरल लॉग ले ले, नेचुरल लॉग ले ले ln K1/K2, और नेचुरल लॉग लेती है एक्सपोनेंशियल गायब, तो बेटा EA/RT2 माइनस EA/RT1। अजी कितना आसान है, कुछ नहीं रटना होता, तो यहां से EA/R कॉमन ले ले, 1/T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ln की वैल्यू नहीं पता होती, लॉग टेबल में log की दी होती है, बट आपको पता है ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से इधर मल्टीप्लाई होगा, वो इधर जाके डिवाइड हो गया। वाह सर वाह। बेटा देखो मैंने कुछ भी रटवाने की कोशिश, इतना छोटे टाइम ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर दिया, यहां भी मैंने कुछ रटवाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि जीवन भर याद रखना, रटंत विद्या घटंत विद्या, ये कोई संस्कृत नहीं है, ये मेरा अपना वो है बेटा, रटने से विद्या घटती है, कुछ रटना नहीं होता मेरे बेटा, जीवन में सब कुछ समझना होता है। और इसी के साथ हमने मेरे बेटा, और ध्यान रखना कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट पे क्वेश्चन आता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी कम करके, तो वो वाला भी स्टेटमेंट है, उसको भी और बेटा दिमाग में रखना। लास्ट स्टेटमेंट हमारे इस चैप्टर की, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग, क्योंकि मैंने बताया ना एक्टिवेशन एनर्जी कम होती तो रिएक्शन फास्ट होता है, हाँ बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो मेरे बेटा जी इसी के साथ हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री माइंड मैप सीरीज में मेरे बेटा हम लोगों ने आज समाप्त करी है, और आई होप आपको बेटा काफी अच्छा लगा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, रिवीजन है बेटा, बाकी और बड़ी बड़ी लंबी वाली सीरीज तो आ ही रही है, आरंभ बैच में भी मैं आ ही रहा हूं आपके साथ मेरे बेटा, ठीक है, वहां फुल्ली एंजॉय करेंगे पढ़ाई, क्योंकि वहां तो फुल डिटेल में होगा, वहां टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, तो वहां तो खुल के पढ़ेंगे बेटा, पूरा फोड़ फाड़ के पढ़ेंगे, आ रहा हूं मैं आरंभ बैच में, ठीक है। बट माइंड मैप सीरीज में हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था आपका छोटे छोटे छोटी छोटी रिवीजन्स फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हमने कवर किए हैं, और आई होप मेरे बेटा जी आपको बहुत बहुत फायदा हुआ होगा। तो ऐसे ही मेरे बेटा पढ़ते रहो, मचाते रहो, आप अकेले नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन में हम लोग हैं आपके साथ, तो खूब अच्छे से मेहनत करो, डॉक्टर बनने का दम है आपके अंदर मेरे बेटा। और हम मिलते हैं, अब माइंड मैप सीरीज मैंने आपके लिए फिनिश करी है मेरे बेटा, इसका फॉर्मेट अलग था कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमें शॉर्ट रिवीजन देनी थी, बट आरंभ में मैं आ रहा हूं जहां पे फुल डिटेल में करेंगे, जहां टाइम की लिमिटेशन नहीं है, वन शॉट लेक्चर्स करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। मिलते हैं मेरे बेटा नई सीरीज में, आरंभ सीरीज में, तब तक के लिए अपने डीवी बाबा को जाने दो, मिलते हैं बेटा जल्दी, बहुत जल्दी, और फिर मिलके फोड़ते हैं। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।